सभी को पहले तो नमस्कार। आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923, इस पे हम बात करेंगे। इस बार मेरे पास पहले एक छोटा पीपीटी हुआ करता था, अब मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ी ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ ये मेरे अपने विचार हैं। और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट की जो बातें हम बात करेंगे इसके अंदर, उसको बात करने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्यों हमको ये एक्ट के बारे में जानना चाहिए। तो दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो हमारा यही कि एग्ज़ाम में है, हमारा एक कोर्स सिलेबस है, वो एक रीज़न है। इसके अलावा मेरा जो पर्सनल व्यू है कि एग्ज़ाम के अलावा भी ये नियम जानने की ज़रूरत सभी रेलवे एम्प्लॉय को है। इवन रेलवे एम्प्लॉय के बाहर भी जितने भी लोग किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी उद्योग से जुड़े हुए हैं, सबको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत अच्छा नियम भारत सरकार ने बनाया है, एक्ट पास किया है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 में। क्या है इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले तो इस एक्ट में एक प्रोविज़न किया है कि कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी करते हुए ड्यूटी के दौरान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या एक्सीडेंट के फलस्वरूप अगर उसकी डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाता है, तो फिर एम्प्लॉयर जो है उसका उसको मुआवजा देना पड़ता है इस एक्ट की प्रोविज़न के तहत। तो हमारे रेलवे में भी ये एक्ट पूरा लागू होता है। तो रेलवे में कोई भी कर्मचारी अगर ऑन ड्यूटी अगर उसकी एक्सीडेंट की वजह से, तो पहली बात तो इसमें आती है कि एक्सीडेंट होना जरूरी है। ऑन ड्यूटी का मतलब किसी हार्ट अटैक हुआ है तो उसका मुआवजा का राइट नहीं बनेगा, क्योंकि हार्ट अटैक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो कोई भी एम्प्लॉयर की जवाबदारी, चाहे रेलवे हो चाहे बाहर भी, एम्प्लॉय की जवाबदारी तब होती है जब वो ड्यूटी करते वक्त कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना हो रही है उसकी, और दुर्घटना के फलस्वरूप या तो डिसेबल हो रहा है या फिर डेथ हो रही है उसकी अनफॉर्चुनेटली। तो इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन किया जाता है कि एम्प्लॉयर जो होगा, जो एम्प्लॉय मर गया है या डिसेबल हो गया है, डिसेबल हो गया तो एम्प्लॉय को अगर एक्सपायर हो गया है तो उसके डिपेंडेंट को जो है मुआवजा दिया जाए। तो ये एक, क्योंकि कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है तो एकदम उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली की जो पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए एक बनाया। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्ट क्यों बना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एग्जाम में आएगा। मेरा मानना है कि हर एम्प्लॉय को ये जानना इसलिए चाहिए कि जो सुपरवाइजर है, अगर किसी उनके अधीनस्थ कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसकी किसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से डेथ वगैरह हो जाती है, तो वो उसको सपोर्ट करे, हेल्प करे उसकी फैमिली को कि उसके परिवार को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। और एम्प्लॉय है वो अपने साथियों को इस तरह का मामला होने पर उनकी हेल्प करे। तो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं कि इस एक्ट के बारे में बात करूंगा। इसमें कहा गया है कि दिस एक्ट में भी कॉल्ड द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। पहले, सबसे पहले ये वर्कमैन कंपनसेशन बोलते थे इसको पहले, और अभी इसको चेंज करके 2015 से एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है। ये पूरे भारत पे लागू होगा, इट एक्सटेंड ऑल इंडिया। इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1924। ये 1 जुलाई 1924 से लागू हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब से लागू हुआ। Employee Compensation Act aims to provide workmen and or their dependents some relief in form of compensation in case of accident while performing duty arising out of and in the course of employment and causing either death or disablement of the employee। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम का उद्देश्य जो है, कर्मचारियों या उनके आश्रितों को ड्यूटी करते वक्त जो एक्सीडेंट होना चाहिए वो रोजगार के दौरान होना चाहिए, रोजगार के सिलसिले में कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए रोजगार का ड्यूटी का एक्सीडेंट के साथ। तो अगर उस सिलसिले में कोई दुर्घटना के फलस्वरूप कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांगता हो जाती है, तो मुआवजे के रूप में कुछ राहत प्रदान करना है। इस एक्ट का मेन जो उद्देश्य जो है वो ये है। डेफिनेशन में एक दो बार रिपीट किया है कि द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इट्स एम द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी बाय मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉय। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 जो है महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानूनों में से एक है। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा मुआवजे के भुगतान के माध्यम से आकस्मिक चोट के मामले में श्रमिक को उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान, ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट बोलो, फाइनेंशियल असिस्टेंट बोलो, इन केस ऑफ एक्सीडेंट के मामले में अगर श्रमिक को जो है या एम्प्लॉय को जो है किसी प्रकार का डिसेबलमेंट होती है, डेथ होती है, तो उनके परिवार को वित्तीय फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। The general principle of that evolved are
there must be casual connection between the injury and the accident and work done in the course of event. तो ये इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है कि देयर मस्ट बी कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द इंजरी एंड एक्सीडेंट एंड द वर्क डन, यानी जो आपके काम के सिलसिले में ही एक्सीडेंट, तो आपका जो कनेक्शन होना चाहिए वो रोजगार का और आपके एक्सीडेंट का कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए। अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता दूं आपको कि आप हार्ट अटैक हो गया है, या कई बार ऐसे भी घटनाएं हुई कि आप किसी जगह काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रेलवे में किसी जगह काम कर रहे हैं, आपका कोई दुश्मन जो आपकी सोसाइटी में रहता है या आपका कोई पुराना दुश्मन आपको आके मर्डर करके चले जाता है, क्योंकि वो आपकी दुश्मनी आपकी पर्सनल लायबिलिटी, उसमें एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे इसमें भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो कोई भी एक्सीडेंट होना चाहिए, तो एक्सीडेंट में की वजह से अगर डेथ या डिसेबलमेंट होता है उसका कहीं ना कहीं आपके रोजगार के सिलसिले में से रोजगार से कनेक्शन होना चाहिए। देयर मस्ट बी कैजुअल कनेक्शन, वो इस्टेब्लिशमेंट करने की जवाबदारी जो है वो एम्प्लॉय की है, और एम्प्लॉय मर गया तो जो भी उसकी फैमिली मेम्बर्स हो या जो भी उसके सपोर्ट में रहेंगे उनकी ड्यूटी बनेगी कि दे मस्ट इंश्योर कि कोई कैजुअल कनेक्शन है। The onus is upon the applicant to show that there was a work and the resulting strain which contribute to the aggravated injury. It is not necessary that the workman must be actually working at the time of his death, and death must occur while he was working or had just ease. तो हिंदी में बताया कि चोट और दुर्घटना तथा रोजगार के दौरान किए गए कार्य के बीच में एक आकस्मिक संबंध, जैसे मैंने बताया कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए। आवेदक पर यह दिखाने का दायित्व है कि यह काम और परिणामी तनाव जिसकी चोट में योगदान दिया या बढ़ाया, यानी जो एप्लीकेंट होगा, उस जो भी एप्लीकेंट होगा, अगर एम्प्लॉय जिंदा है तो वो करेगा, या उसके फैमिली मेंबर जो होंगे उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो कनेक्शन को स्टेब्लिश करें कि जो भी एक्सीडेंट हुआ वो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है नौकरी से कनेक्शन था, ये बताया पड़ेगा। लास्ट में ये कहा गया है कि इसमें ये आवश्यक नहीं है कि काम करने वाला अपनी मृत्यु के समय वास्तव में काम करता, हो सकता है उसकी चोट लगी हो, बाद में एक्सीडेंट तो हुआ ऑन ड्यूटी काम करते वक्त, लेकिन बाद में उसकी डेथ हुई हो, तो ये जरूरी नहीं है कि चोट मरने के टाइम पे वो ऑन ड्यूटी होना चाहिए, हो सकता है वो एक्सीडेंट जरूर होना चाहिए उसका काम के सिलसिले में। अब आता है इसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन या एम्प्लॉयज कंपनसेशन का जो मेन जो पिलर्स बोलते हैं, स्तंभ, वो इसमें 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, इसको समझना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में बताया है कि दिस शेड्यूल इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए वर्कमैन फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंजरीज इट सर्टिफाइड बाय द रेलवे डॉक्टर्स। ये शेड्यूल 1 में अभी खोल के आपको दिखाऊंगा अंदर, इसमें बताया हुआ है कि जैसे आपकी कोई उंगली कट गई है, किसी का एक हाथ कट गया है, किसी के दोनों हाथ कट गए हैं, किसी की एक आंख चली गई है, किसी का एक कान खराब हो गया है, तो जो भी पार्ट का जो नुकसान हो रहा है, जो इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, उसकी वजह से कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, ये शेड्यूल 1 में बताया हुआ है। मैं अभी खुद भी बताऊंगा। शेड्यूल 2 में बताया हुआ है, इंडिकेट द लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द वर्कमैन एंटाइटल्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन जो है सभी को नहीं मिलेगा, उसमें एक लिस्ट बताइए कि ये लोगों को मिलेगा। जनरली रेलवे में क्लरिकल जो कैपेसिटी में काम करते हैं, डिवीजन हेडक्वार्टर ऑफिस वगैरह में, उनको छोड़ के जनरली जितने लाइन स्टाफ है, जनरली सबको वर्कमैन कंपनसेशन मिलता है, ऐसा जनरल बात करते हैं। शेड्यूल 3 में बताया, इंडिकेट द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। तो कई ऐसी बीमारी होती है जो काम कर, पर्टिकुलर किसी एरिया में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो ऑक्यूपेशनल डिसीज भी होती है, रोग जो बोलते हैं इसको, व्यवसायिक रोग, उनकी लिस्ट बताया शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 बताया, फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। अब कोई भी कर्मचारी का जो कैलकुलेशन करते हैं कि उसको मुआवजा कितना बनेगा, तो उसकी उम्र के हिसाब से फैक्टर बताया हुआ है कि इतना फैक्टर उसका बनता है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हम लमसम अमाउंट निकालते हैं कितना निकलेगा। ये फैक्टर भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम शेड्यूल 1, 2, 3, 4 क्या क्या मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये हमारा शेड्यूल 1 है, इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। ये पार्ट 1 है, जिसमें बताया कि लॉस ऑफ बोथ हैंड्स एंड एम्पुटेशन ऑफ हायर साइड 100% बताया हुआ, लॉस ऑफ रनिंग, लॉस ऑफ हैंड्स एंड फुट 100%, इस तरह की सारी बातें कही हैं। पार्ट 2 में बताया लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू बी रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, एम्पुटेशन थ्रू शोल्डर जॉइंट 90%, लॉस ऑफ थंब अंगूठा चला गया 30%, इस तरह की पूरी लिस्ट है। लॉस ऑफ 3 फिंगर्स इन वन हैंड 30%, इस तरह का आपका पूरा लॉस बताया हुआ है इसमें कि
क्या क्या लॉस है ये शेड्यूल 1 में बताया है कि आपका मिडिल फिंगर, रिंग ऑफ लिटिल फिंगर्स में कितना परसेंटेज है। ये आपका जो जो आपका नुकसान होगा उसके हिसाब से परसेंटेज बताया कि क्या क्या नुकसान से कितना परसेंटेज है। ये हमारा शेड्यूल 1 हो जाता है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दिखाया हुआ है। अब हम आएंगे शेड्यूल 2 में। मैंने बताया था कि लिस्ट ऑफ पर्सन हु सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ। कौन एम्प्लॉय है या वर्कमैन है जिनको अगर एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, तो उसकी वजह से जो मुआवजा देने की जो जवाबदारी है एम्प्लॉयर की, तो सर्टेन एम्प्लॉय के लिए, सबके लिए नहीं है। तो उसमें कौन कौन से एम्प्लॉय आएंगे? तो एम्प्लॉयड इन रेलवे इन कनेक्शन विद द ऑपरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट और a vehicle propelled by steam and other mechanical power or by electricity or in connection with the loading and unloading of SSV। ये सारी सारी बातें, काफ़ी सारी इसमें बातें कही हैं जो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे। ये लिस्ट शेड्यूल 2 में पूरा बताया हुआ यहाँ तक। उसके बाद हमारा शेड्यूल 2 है, ये सारे इसमें देखना पड़ेगा कहाँ का कौन कौन एम्प्लॉय जो है आते हैं, और इन्हीं को ही बेनिफिट मिलेगा, इनके इनको या इनके डिपेंडेंट्स को। तो ये हमारा शेड्यूल 2 आ गया। शेड्यूल 3 में बताया हुआ ऑक्यूपेशनल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, इन्फेक्शियस एंड पैरासाइट डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड इन एन ऑक्यूपेशनल वेयर देयर इज ए पर्टिकुलर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। ये सारा बताया हुआ है कि डिसीज काज्ड बाय वर्क इन कंप्रेस्ड एयर, डिसीज काज्ड बाय लोड लीड एंड टॉक्सिक कंपाउंड, पॉइजनिंग बाय नाइट्रस फ्यूम्स। तो ये सारी बातें जो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने शेड्यूल 3 में बताया हुआ है। इसमें ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ सकता है कि शेड्यूल 1 में क्या आता है, शेड्यूल 2 में क्या आता है, शेड्यूल 3 में क्या आता है। शेड्यूल 4 हमारा ये है, फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। कोई भी कर्मचारी होता है, उसका मेन जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी कर्मचारी मान लीजिए 50 साल का है और 50 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो फैक्टर होगा ये 153/09, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कैलकुलेशन बताता हूँ, नहीं यहाँ फैक्टर हम यहाँ से बताते हैं। तो कर्मचारी की या श्रमिक की जितनी कम उम्र होगी उसका देखिए फैक्टर ज़्यादा होता है। कोई भी रेलवे में जनरली 18 साल में बंदा आता है तो 18 साल में सबसे ज़्यादा 2 से 26 226/38 होगा। फिर 30 साल का 207.98 हो जाएगा। 40 साल में आपका 184.17 हो जाएगा। और बिल्कुल 60 के आसपास है, 59 पे है तो 121 हो जाएगा। तो लगभग लगभग आधा हो जाएगा इसका। 121 से ये 226 लगभग आधा होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो ये फैक्टर कम होता जाता है, यानी कम उम्र का कोई बंदा की डेथ होती है उसको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, और अधिक उम्र का कोई कर्मचारी है उसको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, सॉरी कम मिलेगा। तो ये मैंने बताया लिस्ट एनेजर 1 2 3 4 है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पूछा जा सकता है। अब इसमें बात आएंगे रिजल्ट ऑफ इंजरी। कोई भी दुर्घटना घटी किसी भी फैक्ट्री में, रेलवे किसी प्रेमिसेस के अंदर, तो इंजरी के फलस्वरूप क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट के फलस्वरूप इंजरी होगी। इंजरी के फलस्वरूप डिसेबलमेंट होता है या डेथ होती है। तो डिसेबलमेंट भी दो प्रकार का होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट होता है टोटल एंड पार्शियल। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। डिसेबल मतलब आपका, अब डेथ तो नहीं है, बंदा जिंदा है लेकिन चोट लगी है उसको, उसकी वजह से हाथ कट गया, पैर कट गया या आँख चली गई है, इस तरह का मामला हुआ। तो टेम्परेरी का मतलब होता है कि आपका मान लीजिए हाथ टूट गया है तो आपका प्लास्टर बांध दिया है, और प्लास्टर बांध दिया तो प्लास्टर जनरली 1 महीना 2 महीना 3 महीना रहेगा। पेट टूट गया तो उसका 6 महीना रहेगा, लेकिन वो टेम्परेरी। बाद में अगर प्लास्टर वास्टर निकलेगा और पैर को चलने लग हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो डिसेबलमेंट वो है जो टेम्परेरी होगा, जिसमें आदमी 1 महीना 15 दिन 2 महीना 3 महीना 6 महीने काम नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जैसे ठीक हो जाएगा पूरा ठीक हो जाता है। और दूसरा बी में है परमानेंट डिसेबलमेंट। परमानेंट भी दो तरह के होते हैं, टोटल एंड पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है किसी कर्मचारी की एक उंगली चली गई, एक उंगली टूट गई है, एक अंगूठा कट गया है, 2 उंगलियां कट गई, 3 उंगलियां कट गई है, एक हाथ कट गया है, लेकिन वो बाकी शरीर उसका ठीक है, उसमें वो रोजगार पे आ सकता है और काम कर सकता है। इसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट, पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट। और एक टोटल परमानेंट डिसेबल का मतलब होता है जैसे हम मेडिकल इनवैलिड होते हैं, टोटल इनकैपेसिटी या टोटल मेडिकल इनवैलिड जो होता है रेलवे में, यानी जो किसी कर्मचारी किसी भी प्रकार से किसी भी पोस्ट में काम करने के लायक नहीं है, इवन C1 C2 कैटेगरी के लिए भी, उसको हम बोलते हैं टोटल परमानेंट डिसेबल। यानी पैरालाइज हो गया है, या जो ब्रेन में कुछ इश्यू हो गया, पागल हो गया हो, किसी तरह की घटना घटी हो जिसमें वो नौकरी करने लायक ही नहीं, उसको हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। और इसके बाद दूसरा बचता है डेथ, की कर्मचारी की होता है इंजरी की फलस्वरूप डेथ हो जाए। तो इस तरह के मामले आते हैं। इसमें क्या क्या होता है उसके बाद बताया कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट जो मैंने बता दिया, मीन्स डिसेबल
whether total or partial which reduce earning capacity of a workman temporarily. तो temporary में तो temporary reduce होगी, as a result of which the workman remain disabled for a period of more than 3 days. तो कोई भी बता दूं इसके अंदर डिसेबलमेंट या कोई भी इशू हो रहा है तो मिनिमम 3 डेज से ऊपर होगा तभी मानेंगे, नहीं तो 3 दिन से कम अगर होगा तो कोई बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है एम्प्लॉय की तरफ से। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है डिसेबलमेंट ऑफ परमानेंट नेचर विच रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए वर्कमैन फॉर ऑल वर्क विच ही वाज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग बिफोर इंजरी। तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन परमानेंट पार्शियल में होता है कि रिड्यूस हो जाती है, वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाती है। और ये इसमें लिखा हुआ इट इज स्पेसिफाइड शेड्यूल 2, जैसे मैंने बताया था शेड्यूल 2 ऑफ शेड्यूल 1, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट विच इनकैपेसिटेड वर्कमैन फॉर ऑल वर्क विच ही वाज परफॉर्म बिफोर इंजरी। परमानेंट टोटल का जैसे मैंने बताया कि वो टोटल ही वो जो काम वो कर सकता था उसके लिए उसको डिसेबल कर सकते हैं, इनकैपेसिटेट कर सकते हैं। इंजरी से पहले जो काम कर सकता है वो काम करने की पोजीशन में नहीं है, उसको बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, जो अमाउंट मिलता है इसके अंदर बताया टेम्परेरी डिसेबलमेंट में हाफ मंथली पेमेंट equal to 25% of the average monthly wages shall be payable on every fortnight period of disablement or up to 5 years, whichever is earlier period। यानी कोई कर्मचारी का अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट है तो मंथली 25% यानी 15 दिन के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 15 दिन में 25% सैलरी मिलेगी और एक महीने में हाफ पे मिलेगा उसको, यानी 50% मिलेगा। ये कब तक मिलेगा? मैक्सिमम 5 साल तक मिलेगा, या उससे पहले अगर ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम 5 साल तक मिलेगा। On permanent total disablement, 60% of average wages multiply होगा relevant age factor subject to the minimum ceiling of 1,40,000। ये मैंने आपको शेड्यूल 4 में जो फैक्टर बताए थे 18 साल के लिए 226 समथिंग कुछ पॉइंट था, तो वो पॉइंट लगेगा और 60% ऑफ एवरेज वेज, जो वेज होगा उसका 60% हम पकड़ेंगे, उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर के साथ। इसका एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, इसमें आखिर में आएगा। और ऑन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में बताया वो 60% जो वेजेस होंगे उसका लेंगे प्लस इंटू रिलेवेंट फैक्टर होगा प्लस जितने भी डिसेबिलिटी है उसकी पार्शियल उसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। डेथ के अंदर जो होगा यहाँ पर बताया हुआ है 50% ऑफ एवरेज वेजेस, जो भी वेजेस है उसके एवरेज वेजेस के 50% लेंगे, उसको सीधा रिलेवेंट फैक्टर जो भी होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मिनिमम इसमें 1,20,000 मिलेगा। नोट में लिखा हुआ है रिपोर्ट फॉर डेथ और इंजरी शुड बी सेंट टू कमिश्नर within 7 days of event and amount of compensation should be deposited with the labor commissioner within 1 month। तो जो कोई भी इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, उसकी रिपोर्ट आपको लेबर जो कमिश्नर होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो कमिश्नर नॉमिनेट किए हुए उनको 7 दिन में रिपोर्ट करना है, और जो पैसा होता है वो आपको 1 महीने में जमा करना है। ये एक्ट किस किस पे लागू होता है? तो सभी माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, शिप, सर्कसेस पे लागू होता है। और किस पे लागू नहीं होगा? तो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, तो आर्म फोर्सेस पे लागू नहीं होता है। एम्प्लॉइज कवर्ड बाय ईसीआई एक्ट 1945। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये बता दूं आपको, ये कई बार एग्जाम में देखा कुछ पूछा था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के में जो गवर्न होते हैं वो अलग होता है, उसमें एम्प्लॉयर्स होता है वो इंश्योरेंस करवाता है। उसके अंदर भी मैं देखा था प्रोविजंस हैं इस तरह जितने भी डिसेबलमेंट डेथ जो डब्ल्यूसी एक्ट के अंदर जो प्रावधान दिए हुए हैं लगभग सारे प्रावधान ईसीआई एक्ट में भी दिए हुए हैं। इवन मैटरनिटी के भी बेनिफिट और ज़्यादा बेनिफिट दिए हुए हैं। तो जो इंडस्ट्रीज या जो भी लोग हैं, जिस डिपार्टमेंट के लोग जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर उन्होंने ईएसआई एक्ट के तहत गवर्न किया, उसमें इंश्योर किया हुआ है, तो फिर उन पे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की तरह देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उसकी ईसीआई एक्ट के तहत भी काफ़ी सारे प्रोविजन दिए हुए हैं कंपनसेशन देने के, तो वहाँ से उनको मिल जाता है, तो ये उन पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा कैजुअल एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड अदरवाइज देन द एम्प्लॉयज ट्रेड एंड बिजनेस, कैजुअल वर्कर को भी नहीं मिलेगा ये। डेफिनेशंस में हम इसमें आएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन में जो डेफिनेशन आती है, तो कमिश्नर होता है जो पूरा देखभाल करता है कि मुआवजा कितना मिला, देना है, कब देना है, नहीं देना, उसको किसको देना है, डिपेंडेंस को डिस्बर्समेंट करना है, ये सारी चीज़ें कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 20। फिर डिपेंडेंट्स आते हैं, इसमें एम्प्लॉयर आएगा। डिसेबलमेंट कौन कौन से होते हैं बताया, वेजेस क्या होगा इसके अंदर, एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताई हुई है। तो सेक्शन 2(1)(b) में
कमिश्नर के बारे में बताया हुआ डेफिनेशन। कमिश्नर की परिभाषा बताइए। कमिश्नर मींस ए कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20। तो जो भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत किसी कमिश्नर को नियुक्त किया गया है सेक्शन 20 के तहत, उसको कमिश्नर कहा जाएगा। डिपेंडेंट की डेफिनेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि ये डेफिनेशन दिखने में बहुत लंबा चौड़ा है, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट को ही मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा कोई भी रिलेशन होगा उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। इस एक्ट में जो डिपेंडेंट की डेफिनेशन दी है उन्हीं को ही, क्योंकि ये एक्ट बोलता है कि कोई भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को मुआवजा देने का जो देना है एम्प्लॉयर की जवाबदारी, वो सिर्फ डिपेंडेंट को देने की, डिपेंडेंट के अलावा किसी और को नहीं देना है। तो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में वो लोग आते हैं तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा उनको। तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं? पहले में आता है विडो, ए माइनर, लेजिटिमेट एडॉप्टेड सन, अनमैरिड, लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर और विडो ब्रदर, ये आते हैं। एंड इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब एम्प्लॉय की डेथ के टाइम पे अगर कोई डिपेंडेंट है, अगर सन और डॉटर हु इज अटेन द एज ऑफ 18 एंड हु आर इनफर्म, यानी जो मानसिक तौर से विकसित होते हैं, अगर लड़की लड़का जो भी है वो 18 साल से ऊपर का भी होगा और वो एम्प्लॉय के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, तो इसमें चीज़ देख लीजिए 18 साल से। इसमें थोड़ा बहुत पास रूल से भी मिलता जुलता है। पास रूल में भी 18 साल से बड़ा लड़का नहीं आता है, तो इसमें भी 18 साल से कम बच्चा बता रहे हैं, माइनर सन बता रहे हैं। और डॉटर तो बताया हुआ है, माइनर डॉटर का नहीं, लड़के का माइनर बताया हुआ है। और 18 साल से बड़ा है तो फिर वो दिमागी तौर पर अगर इनफर्म है तो उसको लिया हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट बताया, इफ होली और पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ डेथ, पूरी तरह से या आंशिक रूप से अगर कर्मचारी की मृत्यु के ऊपर अगर उस पर डिपेंडेंट थे, कौन होंगे डिपेंडेंट? विडोवर, पेरेंट्स अदर देन विडो मदर, विडो मदर के अलावा जो पेरेंट्स कुछ हैं तो वो माइनर, लेजिटिमेट सन, अनमेरिड डॉटर, लेजिटिमेट डॉटर और डॉटर्स, लेजिटिमेट और लेजिटिमेट इलेजिटिमेट। इसमें नाजायज लड़के लड़के को भी दिया है, सी में दिखा हुआ है माइनर इलेजिटिमेट सन एंड अनमेरिड इलेजिटिमेट डॉटर, यानी कि माइनर अगर नाजायज सन है और अनमेरिड डॉटर है नाजायज, उसको भी डिपेंडेंट माना गया है। और डॉटर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, और लड़की जो है आपकी जायज हो नाजायज जो भी हो, इवन एडॉप्टेड भी हो, इफ मैरिड भी है, एंड माइनर इफ विडोड, अगर विडो भी है माइनर भी है, तो इन सबको जो है डिपेंडेंट माना गया है। और डी के अंदर बताया हुआ है माइनर ब्रदर और एन अनमेरिड सिस्टर और विडो सिस्टर इफ माइनर। विडो डॉटर इन लॉ को भी माना गया, अगर आपकी बहू है वो, अगर वो विडो है, मतलब आपका लड़का जो है लड़का के एक्सपायर हो गया है, तो बहू भी डिपेंडेंट में आएगी। माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन, सन का अगर बच्चा है, जो सन मर गया है उसका बच्चा है, उसको भी, वो भी अगर माइनर है तो वो भी डिपेंडेंट में आएगा। माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर, डॉटर की भी कोई लड़की है, वो डॉटर मर गई है, अगर दोनों डॉटर और दामाद दोनों एक्सपायर हो गए हैं तो उनकी बच्ची भी डिपेंडेंट में आ गया। और पेरेंटल ग्रांटफादर नो पेरेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय अलाइव, अगर कोई एम्प्लॉय है उसके कोई उसने अनमेरिड है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है, जिंदा नहीं है, तो फिर ग्रांड पेरेंट्स दादा दादी भी आएंगे। इसमें एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पास एक केस आया था डिवीजन में जब था, तो उसमें एक विडो सॉरी एक मैरिड सिस्टर ने मांगा था, एम्प्लॉय था, उसकी क्लेम किया था मैरिड सिस्टर ने कि वो मर गया ऑन ड्यूटी और मुझे उसका WC का पेमेंट दो, एक्सग्रेशिया दो। तो हालांकि वो जो एम्प्लॉय एक्सपायर हुआ था, बाद में साबित ही नहीं हुआ कि ऑन ड्यूटी हुआ है, तो खैर राइट बना नहीं। लेकिन इसमें आप देख लीजिए कहीं भी मैरिड सिस्टर कहीं पे भी नहीं आएगा। मैरिड सिस्टर को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत, ये मेरा व्यू है, इंटरप्रिटेशन है कि नहीं आना चाहिए। अभी तक जो मैंने समझा है उसके हिसाब से मैरिड सिस्टर इसमें शायद नहीं आएगी। ये इसको हिंदी में मैंने बताया यहाँ पर। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बताइए। एन एम्प्लॉयर कैन बी एन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी with control over a worker or employee. An employer directs the worker as per the contractual employment agreement or employed agreement between both parties. The employer also disburse salary or wages as compensation to the workman. जो नियोक्ता होगा वो कोई व्यक्ति हो सकता है, ये कानूनी इकाई हो सकता है, लीगल एंटिटी इकाई हो सकता है, जिसका किसी श्रमिक या कर्मचारी पर नियंत्रण, जो मतलब जिसके अंडर में जो है एम्प्लॉय या वर्कमैन काम करता है, उस पर उसका कंट्रोल होगा।
एक नियोक्ता जो है कर्मचारी को मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत उसको रखा हुआ है, और दोनों पक्षों के बीच में कुछ कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट हुए हैं, उसके अनुसार दोनों काम कर रहे हैं, स्पेशली वर्कमैन काम कर रहा है। और ऐसे मामले में जो नियोक्ता होगा वो श्रमिक नौकर जो भी है उसके एम्प्लॉय जो होंगे उसको मुआवजे के रूप में वेतन या मजदूरी भी वितरण करता है। इसको बोलता है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है। एम्प्लॉयर में और कौन कौन इंक्लूड किए हुए हैं, कौन कौन और होते हैं, एनी बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, व्यक्तियों को भी निकाय चाहे निगमित हो या नहीं हो, एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एंड, कोई नियोक्ता का कोई भी प्रबंध एजेंट, मैनेजिंग एजेंट जो होता है उसकी तरफ से, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एम्प्लॉयर, मतलब हो सकता है एम्प्लॉयर मर गया हो तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। एनी वर्कमैन हु सर्विस आर टेम्परेरी लेंट और लेट ऑन द हायर टू अनदर पर्सन बाय द पर्सन विथ whom द वर्कमैन हैज एंटर इनटू। कई बार ये होता है कि सर्विसेज किसी और को दी जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर में कई लोग काम करते रहते हैं, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में माना गया है। इसमें लिखा हुआ लास्ट में, एक कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट विद इन द अबव डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ भी कई लोग काम करते रहते हैं, तो उसको भी एक एम्प्लॉयर माना गया है इस एक्ट के तहत। डिसेबलमेंट की बात करिए, डिसेबलमेंट मीन्स एनी लॉस ऑफ कैपेसिटी टू वर्क और मूव। विकलांगता का अर्थ है काम करने या चलने फिरने की क्षमता का खो जाना। कि आप विकलांग हैं तो कब विकलांग माना जाए, जब आपकी काम करने की चलने फिरने की क्षमता आपकी कम हो जाती है, खो हो जाती है। मे रिजल्ट इन लॉस लॉस और रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी, इससे आपकी क्या होगा, अगर डिसेबलमेंट होगा तो आपकी कमाई की क्षमता में कमी होगी या हानि होगी। बताया डिसेबलमेंट कितने प्रकार के होते हैं। सेक्शन 2.1 जी, टोटल, पार्शियल, टेम्परेरी एंड परमानेंट। मतलब टोटल हो गया, पार्शियल हो गया, टेम्परेरी हो गया, परमानेंट, ये सारे सारे डिसेबलमेंट के टाइप्स बताए हुए हैं। अब वेजेस की डेफिनेशन की है। वेजेस इंक्लूड एनी प्रिविलेज और बेनिफिट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड मनी। मजदूरी में कोई भी विशेषाधिकार या लाभ शामिल है जिसका अनुमान धन के रूप में लगाया जा सकता है, मतलब कोई भी चीजें जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं धन के रूप में, उसको वेजेस कहेंगे। अदर देन ट्रेवलिंग कंसेशन और कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉय टू द वर्कमैन टुवर्ड्स एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड और सम पेड टू द वर्कमैन टू कवर एनी स्पेशल एक्सपेंसेस एंटाइल्ड टू हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। यात्रा रियायत ये नियुक्तों द्वारा कर्मचारी को किसी पेंशन या भविष्य निधि के लिए भुगतान किए गए योगदान या किसी श्रमिक को उसके रोजगार के प्रति कारण होने वाले किसी विशेष खर्च को कवर करने के लिए भुगतान राशि का हवाला। एक मैं कहीं एग्जाम में देख रहा था पेपर, उसमें लिखा हुआ था कि वेदर पेंशन विल बी ट्रीटेड एज वेजेस, कि पेंशन को जो है वेजेस की डेफिनेशन में क्या नहीं आता, उसमें चार ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन पेंशन भी था। तो इस तरह ये पढ़ने का देने का मेरा मतलब ये था कि इस तरह के मामले में आपको इस तरह क्वेश्चन आता है क्या क्या आएगा, तो पेंशन, पीएफ, ट्रेवलिंग कंसेशन, ये सारे ऑप्शन थे उसके अंदर। तो ये सारे के सारे जो है वेज में नहीं आएंगे। वेज में सिर्फ आएगा कोई मनी है जो दिया जाएगा धन के रूप में, जिसको अनुमान हम धन के रूप में लगा सकते हैं, कोई विशेष लाभ है उसको हम बोलेंगे। बाकी ट्रेवल कंसेशन, पेंशन, पीएफ, ये सब चीजें जो है वेज में नहीं है। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन जैसे मैंने बताया हुआ है कि पर्सन हु इज अ रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन क्लास 34 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। तो हमारे रेलवे एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो है, रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन जो क्लास 34 में सेक्शन 2 में रेलवे एक्ट 1989 बताया हुआ है। नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल ऑफिस ऑफ द रेलवेज एंड एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज इज स्पेसिफाइड शेड्यूल। यानी कि कोई भी रेलवे कर्मचारी जो है उसकी डेफिनेशन जो है रेलवे एक्ट 1989 में सेक्शन 2 में क्लास 34 में बताया गया है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जितने भी हमारे जोनल हेडक्वार्टर, जोनल ऑफिस, हेडक्वार्टर ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। लखनऊ इसके अलावा लंबी चौड़ी लिस्ट है। मास्टर, सीमेन एंड अदर मेंबर ऑफ द शिप क्यू डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इन कैजुअल नेचर। तो कैजुअल नेचर में जो काम करते हैं वो लोग एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आए। ये मैंने हिंदी में बताया। Condition of receiving compensation for personal injury. The three tests for determining whether an accident aroused of the employees are, तीन टेस्ट करने को बताएं कि इससे पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि एक्सीडेंट जो है वो नौकरी के दौरान हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए पहला है, एट द टाइम ऑफ इंजरी वर्कमैन मस्ट हैव बीन एंगेज इन बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर एंड मस्ट नॉट बी डूइंग समथिंग फॉर द पर्सनल बेनिफिट। इसमें इसको मैं हिंदी में बताता हूँ कि चोट के समय कर्मचारी को नियोक्ता के व्यवसाय में लगा होना चाहिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम नहीं। ऐसा नहीं कि कर्मचारी को अपना पर्सनल काम कर रहा हो और एक्सीडेंट हो गया तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नियोक्ता का कोई काम, नियोक्ता जो भी एम्प्लॉयर के किसी काम में कर रहा है, ऑन ड्यूटी था वो बंदा, तो उसको मिलेगा।
वह दुर्घटना उसी स्थान पर जहां वो अपने कर्तव्य को पालन कर रहे थे, यानी कि एम्प्लॉय था। द एक्सीडेंट occurred एट द प्लेस वेयर ही वाज परफॉर्मिंग द ड्यूटीज। तो जहां वो काम कर रहा था उसी स्थान पे काम कर रहा, दुर्घटना हुई जहां वो काम कर रहा था। और तीसरा है इंक्वायरी, इंजरी मस्ट हैव रिजल्टेड फ्रॉम सम रिस्क इंसिडेंशियल टू द ड्यूटीज ऑफ सर्विस एंड इनहेरेंट इन द नेचर एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय। चोट और सेवा के कर्तव्य से जुड़े किसी जोखिम या रोजगार की प्रकृति या स्थिति में निहित किसी जोखिम की परिणामस्वरूप होगी। मोटा मोटा यही है कि रोजगार के सिलसिले में, रोजगार के कनेक्शन में होना चाहिए, ये कहने के लिए आपको एक कैजुअल कनेक्शन बैठाना पड़ेगा, तभी मुआवजे का हक बनेगा। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। अंडर दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट कमिश्नर फॉर एम्प्लॉयज कंपटीशन। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिए हैं कि वो भी कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। किस क्यों करेंगे वो? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के, जो विवाद वाले जो मामले हैं उनको निपटारा करने के लिए, डिस्पोज ऑफ केसेस इंजरी, जिसमें ऐसे मामले हैं जिसमें इंजरी हुई, बाद में डेथ हो गई हो, इन सब मामलों में जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिए हैं कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए। अब बताया गया कि वर्कमैन कंपनसेशन में अपील का प्रोविजन दिया हुआ है, एंड अपील शेल लाई टू द हाई कोर्ट। ये भी कई बार एग्जाम हो जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो कमिश्नर जो जजमेंट दिया है उसके ऑर्डर के खिलाफ कहाँ अपील की जाएगी, तो इसका जवाब है हाई कोर्ट में। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत नामित आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट को की जाएगी। When is an employee not liable to pay compensation? अभी हमने काफी सारे बता दिए कि कर्मचारी रोजगार के सिलसिले में काम कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के फलस्वरूप उसका मुआवजा का राइट बनता है। लेकिन तीन चार कंडीशन ऐसी भी हैं जिसमें एक्सीडेंट हो रहा है, आदमी काम कर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, फिर भी मुआवजा देने की जवाबदारी एम्प्लॉयर की नहीं है, मुआवजा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली है, इफ द इंजरी डिड नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 days। यानी किसी वजह से डिसेबलमेंट हुआ है, चिकित्सा विकट या चिकित्सा जो भी मामला रहा उसमें, वो टोटल या पार्शियल जो भी रहा, मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया या थोड़ा हाथ में चोट लगी, टूटना में तो लंबा होता है, लेकिन अगर वो चोट की फलस्वरूप जो डिसेबलमेंट है वो 3 दिन से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे मामले में मुआवजा नहीं मिलेगा कर्मचारी को या उसके परिवार को। दूसरा जो है, इंजरी नॉट रिजल्ट इन डेथ बाय एन एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू। तीन कंडीशन और बताई है जिसमें अगर डेथ नहीं हुई हो तो मुआवजा नहीं बनेगा, लेकिन अगर डेथ हो जाती है तीन मामलों में तो मुआवजा देना है। लेकिन किसी वजह से डेथ नहीं हुई है, सिर्फ इंजरी हुई है और डिसेबल में रहा, तो मुआवजा नहीं बनेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? इफ द एम्प्लॉय वाज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अंडर द इन्फ्लुएंस एंड ड्रिंक एंड ड्रग। यानी जो कर्मचारी था जब एक्सीडेंट हुआ वो अल्कोहल या जो भी ड्रग्स है उसके प्रभाव में था, यानी उसने ड्रिंक किया हुआ था या शराब पी हुई थी या ड्रग्स का सेवन किया हुआ था। ऐसे मामले में कोई एक्सीडेंट होता है और वो डिसेबल हो जाता है कर्मचारी, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके परिवार को मुआवजा मिलेगा। डेथ केस में मिलेगा तीनों मामलों में, लेकिन डेथ नहीं हो तो एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन है, इफ द एम्प्लॉय विलफुली डिसोबे एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन और द रूल एक्सप्रेसली फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी और ऑफ वर्कमैन। यानी कर्मचारी की सुरक्षा के मामले में, की सुरक्षा के हिसाब से जो नियम बनाया हुआ है उसको कर्मचारी ने जानबूझ के उसको अवज्ञा की है, डिसओबे किया है, उन रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो ऐसे मामले में भी कर्मचारी को जो है, अगर उसकी डेथ नहीं हुई है तो मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन डेथ हो जाएगी तो मुआवजा देना पड़ेगा, डेथ केस में आपको देना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है, इफ एम्प्लॉय विलफुली रिमूव्ड एंड disregarded any safety guards or other devices which to his non knowledge was provided for the purpose of securing his safety। कई बार हम देखते हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट देते हैं, हमारे रेलवे में टेक में कुछ शूज दिए हुए हैं, हेलमेट दिए हुए हैं कई जगह, तो अगर कर्मचारी को सेफ्टी डिवाइस दिए हुए हैं तो उनको पहनना जरूरी है। अगर कर्मचारी ने सेफ्टी जो गार्ड्स या सेफ्टी डिवाइस जो दिए हुए हैं उसको अगर हटा दिया है या उसकी परवाह किए बिना काम कर रहा है लगाए बिना, ऐसे मामले में अगर एक्सीडेंट होता है और कर्मचारी की डेथ नहीं होती है तो मुआवजा मिलेगा। लेकिन कर्मचारी की डेथ हो जाती है ऊपर तीनों मामले में, तो डेथ के मामले में फिर आपको परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कर्मचारी की गलती की वजह से परिवार को भुगतना ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना ब्रेड विनर खो चुके हैं, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिले। तो ये सरकार का जो नियम है कि डेथ केस में तो उसको उनको देना पड़ेगा तीनों कंडीशन के होते हुए भी। एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में कहा गया, वेयर द एक्सीडेंट रिजल्ट इन डेथ और सीरियस बॉडी
injured, the employer should send a report to commissioner within 7 days. कभी भी कोई दुर्घटना घटी है जिसमें कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है या सीरियसली इंजर्ड हो जाता है तो कमिश्नर को 7 दिन में रिपोर्ट देनी है, एक्सीडेंट के 7 दिन में. इफ द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म गिविंग द सर्कमस्टांसेस अटेनिंग द डेथ ऑफ सीरियस, जो भी मामला था उसकी पूरी रिपोर्ट बना के एक्सीडेंट के 7 दिन में कमिश्नर को भेजनी है. ये बताया गया इसके अंदर प्रावधान दिया हुआ वर्कमेंट कंपनसेशन एक्ट का. Medical exam. The employer may get the concerned workman examined by qualified medical practitioner within 3 days from the receiving the notice of accident. कोई भी कर्मचारी की जो एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली, जैसे आपको मालूम होगा, रेलवे में हम रेलवे फॉर्म WCF का फॉर्म आता है, फॉर्म भर के हम रेलवे डायरेक्टर इमीडिएट भेजते हैं. तो इसके प्रावधान में दिया हुआ है कि एम्प्लॉय जो होगा विथिन 3 डेज, जैसे उसको मालूम चलेगा एक्सीडेंट हुआ है, 3 दिन के अंदर मेडिकल डॉक्टर के पास भेजेगा उसकी एग्जामिन कराने के लिए. द एम्प्लॉयर मस्ट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर सच एग्जामिनेशन, अदरवाइज ही शैल लॉस हिज राइट टू द कंपोजिशन. और एम्प्लॉय की भी जवाबदारी होती है कि वो 3 दिन के अंदर अपने आप को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अपने आप को उपलब्ध रखे, नहीं तो वो उसको जो क्लेम है, राइट है मुआवजा का, वो खत्म हो जाएगा और छोड़ना पड़ेगा उसको. Failure on employer to have the workman medically examined does not debar him for challenging the medical certificate produced by him. तो इस तरह की बातें हैं कि अगर किसी वजह से वर्कमैन के चिकित्सा एम्प्लॉयर नहीं करवा पाया तो फिर जो है एम्प्लॉयर ने जो सर्टिफिकेट दिया उसकी बेस पे उसको बेनिफिट देना पड़ेगा. इसमें आएगा अमाउंट ऑफ कंपोजिशन के बारे में बात की है कि द अमाउंट ऑफ कंपोजिशन पेबल टू एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन, जो अमाउंट जो निकालेंगे हम उसमें कि कंपनसेशन जो मुआवजा कितना राशि देनी है, अमाउंट का मतलब राशि हो गया, कितनी राशि देनी है हमको मुआवजे के रूप में, वो किस किस बातों पर डिपेंड करेगा. पहला है द नेचर ऑफ इंजरी काज बाय एक्सीडेंट. नेचर ऑफ इंजरी रहेगी तो मंथली वेजेस, ये मंथली वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका मेन फैक्टर पड़ता है कितना उसका सैलरी या मंथली वेजेस चल रहा था. तो मंथली वेजेस ऑफ द वर्कमैन कंसर्न एंड द रिलेवेंट फैक्टर, और रिलेवेंट फैक्टर और मंथली वेजेस बहुत बड़ा योगदान रखते हैं. तो रिलेवेंट फैक्टर इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4, मैंने अभी आपको दिखाया था शेड्यूल 4 में बताया था, वर्किंग आउट द लमसम अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन. तो मेन जो चीजें हैं वो मंथली वेजेस एंड द रिलेवेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंपनसेशन फॉर डेथ के मामले में बताया हुआ है, इन केस ऑफ डेथ रिजल्टिंग फॉर इंजरी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी इक्वल 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिजीज एम्प्लॉय मल्टीपल बाय द रिलेवेंट फैक्टर. कोई भी कर्मचारी की अगर एक्सीडेंट की फलस्वरूप जो अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो मंथली वेजेस होंगे उसको हम रिलेवेंट फैक्टर जो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. और उसमें बताया गया नोट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 विच एवर इज मोर. अगर लेकिन इसमें कहा गया कि फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट अगर 1,20,000 से कम आएगा तो मिनिमम 1,20,000 देंगे. ये बताया हुआ है कि डेथ केस में किसी भी कर्मचारी को मिनिमम 1,20,000 आएगा. ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डेथ का में कितना परसेंट वेजेस पकड़ते हैं, तो ये 50% पकड़ते हैं और कितना मिनिमम अमाउंट है 1,20,000. ये कैलकुलेशन मैंने बताने की कोशिश की है कि एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री ऑन ए मंथली वेजेस ऑफ 30,000 रुपीज. एक कर्मचारी है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसका मंथली वेजेस 30,000 रुपये. वाइल वर्किंग ही मीट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइज ऑन अक्टूबर 2020. एक्सीडेंट हुआ उसका, उसके बाद उसकी मृत्यु जो है अक्टूबर 2020 में हो गई है. तो हिज डेट ऑफ बर्थ इज जुलाई 18 1990. तो 18 जुलाई 1990 में वो पैदा हुआ था. तो इसका कैलकुलेशन जो करेंगे तो हम करेंगे द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू द डिपेंडेंट वुड बी, जो कंपनसेशन मुआवजा जो होगा उसके डिपेंडेंट को जो दिया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. 50% ऑफ द मंथली वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एज 30, यानी 1990 से 2020, यानी 18 जुलाई जो है 2020 में भी आएगा तो 2019 से 1990 से लेके 2020 तक जो होगा उसकी जो उम्र होगी वो होगी 30 साल. और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो लगभग लगभग उसका 30 साल और 3 महीने के आसपास होगा वो. तो राउंड फिगर में जो हम राउंड तो 30 साल पकड़ेंगे हम, तो 30 साल जो एज फैक्टर जो 30 ईयर्स पे वो हम पकड़ेंगे. वो मैंने आपको बताया भी था 207.98 था. अगर आपको फिर भी देखना है मैं दोबारा दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर.
ये मैंने बता दूं आपको, 30 साल में ये है हमारा, 30 साल में 207.98, ये मैंने अलग से खुला है, तो ये 207.98। ये है, हालांकि मैंने शायद बाद में दिखाया भी, हाँ यहाँ दिखाया भी है, इसमें लिखे हुए आपको पीडी में। 30 साल में इसकी जो फैक्टर है ये है 207.98। अगर ये 20 साल का होता है तो हम 224.0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये 55 साल का होता तो हम 135.56 135.56 मल्टीप्लाई, तो जितनी भी एज का वो होता कर्मचारी, उस एज से हम मल्टीप्लाई करें तो 50% ऑफ द बेसिक पे मल्टीप्लाई बाई ये फैक्टर, सीधा जो भी सैलरी है इसका, वेजेस है उसका 50% इंटू सीधा इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ वही है कि 50% ऑफ मंथली वेजेस, तो यहाँ 50% पड़ा है, मंथली वेजेस यहाँ लिया हमने 15,000 रुपये। अब इश्यू आएगा कि 15,000 हमने क्यों लिया, यहाँ तो 30,000 है, 30,000 का 15,000 नहीं निकाला हमने। ये मैं आपको बताता हूँ कि एक और रूल आगे आएगा, बताऊंगा कि वर्कमैन कंपोजिशन, जैसे हमारे बोनस के अंदर हम करते हैं कि सीलिंग फिक्स किया हुआ है कि कोई कर्मचारी का सैलरी आज की तारीख में 80,000 70,000, लेकिन सीलिंग फिक्स किया हुआ है। उसी प्रकार वर्कमैन कंपोजिशन या एम्प्लॉयज कंपोजिशन एक्ट में भी सीलिंग फिक्स किया है, जो आज की तारीख में 2020 में जो लेटेस्ट जो रेट है सीलिंग का वो है 15,000 रुपये, जो कि 2020 से इससे पहले 10,000 8,000 4,000 हुआ करता था किस जमाने में। अभी लेटेस्ट जो रेट है वो है 15,000 रुपये। यानी आपकी अगर सैलरी रेलवे में तो मिनिमम आज की तारीख में 18,000 है, तो उससे कम तो है ही नहीं। तो अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो आपको एक्चुअल पकड़ना है, 15,000 ज़्यादा है तो आपको 15,000 लेना। तो रेलवे में चूंकि मिनिमम सैलरी ही 18,000 है, रेलवे में कोई भी कर्मचारी की अगर उनकी डेथ वगैरह होती है तो उसका जो हम बेसिक लेंगे, वेज पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे 15,000 रुपये। तो 15,000 का हम 50% लेंगे तो हो जाएगा 7,500। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाई 207.98, तो उसका अमाउंट आएगा 15,59,850 आएगा। तो चूंकि 15,59,850 is more than 1,20,000, the compensation payable to him shall be 15,59,850 रुपीज। तो चूंकि मिनिमम जो है वो देना 1,20,000, ये अमाउंट बढ़ा है 15,00,000, तो अभी ये चूंकि जब से 15,000 हुआ है सीलिंग, तब से हैंडसम अमाउंट आता। पहले पहले टाइम में, आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले करीब 4.5 लाख 5 लाख आता था, तो अभी काफ़ी बड़ा अमाउंट बढ़ गया है। लेकिन इसमें एक रीज़न ये भी कि एम्प्लॉय की एज भी काफ़ी कम है, 30 साल का है, लेकिन अगर 50 साल का होता तो अमाउंट करीब 8-9 लाख के आसपास आता। तो इसमें कम एज की वजह से 15,59,59 गया हो। ये एज का फैक्टर का ये आ गया। मंथली वेजेस का जो कहा गया है कि कैसे निकालना है कि 1/12 ऑफ द टोटल वेजेस फॉलन ड्यू टू पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। इसमें भी रेलवे में सेटलमेंट निकालते हैं, पिछले 10 महीने निकालते हैं, इसमें एवरेज निकालने के लिए पिछले 12 महीने में का 1/12 करेंगे, 12 महीने का टोटल लगाएंगे, उसके 1/12 करेंगे। Where the monthly wages of workman exceeds 15,000, his monthly wages will be deemed to be 15,000। जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी भी कर्मचारी का, वर्कमैन का, एम्प्लॉय का अगर वेजेस या सैलरी 15,000 से अधिक है तो हम उसकी सैलरी मानेंगे कि 15,000 ही है। ये हमारा है। The compensation due under EC Act is required to be paid by the employer within 1 month from the date it fell due। इसी अधिनियम 1923 की तहत देय मुआवजे का भुगतान नियोक्ता द्वारा देय तिथि से 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इसमें भी मेरे कुछ विचार हैं। देखिए, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, नहीं लिखा हुआ है। ये समझने की बात है, कई लोग सोचते हैं कि 1 महीने मतलब डेथ के 1 महीने में नहीं देना है। इसमें जब से ये ड्यू होता है, तो मेरा इसमें बता दूं, जो भी मैं बोला ये मेरे विचार हैं, उसको ऑफिशियली ना गिना चाहे, लेकिन मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि फेल ड्यू का मतलब होता है कोई भी कर्मचारी है अगर उसकी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द वाइल वर्किंग, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है उसकी, तो पहले तो ये डिपार्टमेंट द्वारा एग्जामिन करा जाएगा, इंक्वायरी करा जाएगी, ये जो डेथ हुई है या जो भी इंजरी हुई है वो वाकई एम्प्लॉय ड्यूटी पे था नहीं था। तो रेलवे में जैसे लंबी प्रोसीजर है कि कमेटी बैठती है, जैसे अभी एक्सग्रेशिया के लिए 3 ऑफिसर की कमेटी बैठती है, जूनियर स्किल ऑफिसर की। तो कमेटी जब बैठेगी फिर रिपोर्ट बनाएगी, वो फिर कंप्लीट होती है, उसको अप्रूव करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने यूनिट सुपरवाइजर लिख के दे दिया कि ये ऑन ड्यूटी था, उससे नहीं चलेगा। उसकी पूरा जो प्रोसीजर है उसके तहत मेरा ये मानना है कि जब वो
इस्टेब्लिश होता है कि हाँ भाई ऑन ड्यूटी है, जब पेपर वो चीज़ आती है तो वहां से 1 महीने के अंदर जो है वो जमा कराना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। तो ये ड्यू जो होता है वो जब से इस्टेब्लिश होता है कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी एक्सीडेंट हुआ था, ये अगर साबित होता है पेपर पे, तो वहां से 1 महीने के अंदर उसको जमा कराना है वर्कमैन कमिश्नर को। मुआवजे वितरण के जो नियम है, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्बर्समेंट ऑफ द कंपनसेशन के लिए कुछ नियम बताया सेक्शन 8 में। द कंपनसेशन पेएबल फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी, तो जो मुआवजा दिया जाएगा वो मृत्यु पर और डिसेबिलिटी पे दिया जाता है। द कंपनसेशन पेएबल टू अ वुमेन और पर्सन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी शैल बी थ्रू द कमिश्नर ओनली। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी मुआवजा मिलेगा, कोई भी अगर किसी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो फैमिली को डायरेक्टली पैसा आपको रिलीज नहीं करना है ओनर एम्प्लॉयर के द्वारा। इस एक्ट में ये प्रोविजन किया है कि जो भी मुआवजा होगा वो आपको कमिश्नर, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो सेक्शन 20 में जो कमिश्नर जो डिक्लेयर किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, उनको पैसा जमा कराना है, ना कि डायरेक्ट पार्टी को देना है। एम्प्लॉय कैन मेक एडवांस पेमेंट डायरेक्टली टू डिपेंडेंट इन केस ऑफ डेथ इक्वलेंट टू 3 months सैलरी ऑफ द डिसीज पर्सन। एक स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में अगर देना पड़े तो मैक्सिमम अमाउंट जो है 3 महीने की सैलरी के जितना अमाउंट दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। उससे अगर ज़्यादा दिया तो इसमें एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है कि माना नहीं जाएगा कि आपने मुआवजा दिया है, आपको पूरा मुआवजा दोबारा भरना पड़ेगा कमिश्नर के यहाँ पर। मैक्सिमम जो पेमेंट, एडवांस पेमेंट हम कर सकते हैं इसके तहत, वो पार्टी को सिर्फ 3 महीने का सैलरी के बराबर दे सकते हैं। Employee is exonerated from his liability if the deposit of compensation amount with the commissioner within the established। अगर employer जो है, अगर उसने विदिन स्टेपुलेटेड टाइम यानी 1 महीने के अंदर पैसा जमा कर दिया, तो फिर उसकी जवाबदारी खत्म हो जाती है। आगे जो जवाबदारी है कि वो कमिश्नर की रहेगी, वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पता लगाए उसके डिपेंडेंट कौन थे, सही डिपेंडेंट लीगल है, इलीगल है, जेन्युइन डिपेंडेंट है नहीं है, वो काम उसका कमिश्नर का है। और उनको डिस्बर्स करना भी कमिश्नर की जवाबदारी। रेलवे एम्प्लॉय की जवाबदारी सिर्फ इतनी है कि वो पैसा टाइम पे कमिश्नर को जवाब दे, उसके बाद उसकी जवाबदारी खत्म। 5 नंबर का है, द कमिश्नर शेल कॉल ऑल डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज एंड डिटरमाइन द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन अमंग देम। कमिश्नर फिर क्या करेगा कि सारे जितने भी उसके डिपेंडेंट जो थे, आश्रित, मृत कर्मचारी की जो आश्रित है, जो हमने डिपेंडेंट की डेफिनेशन बताई थी उसमें उनको बुलाया। उसके अलावा ये नहीं कि बहनों को बुला लिया, शादीशुदा पैसा को बुला लिया, या जो भी उसके रिश्तेदारों ने बुलाना है। जो भी इस एक्ट के तहत जो डिपेंडेंट परिभाषा दी गई है उसमें जो लोग आते हैं उनको बुलाएगा, फिर उनसे बात करके डिसाइड करेगा कि किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ नो डिपेंडेंट आर फाउंड देन अमाउंट शैल बी रिफंडेड टू द एम्प्लॉयर। इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया है, क्योंकि रूल तो ये है कि जैसे ऑन ड्यूटी हुआ है, आपको पता चलता है कि WC एक्ट से मुआवजा बनता है, तो एम्प्लॉय की जवाबदारी रहती है कि फटाफट जमा कर दिया, उसने 1 महीने का जमा कर दिया। अब मान लीजिए कमिश्नर ने जो भी नोटिस वोटिस निकाले हैं डिपेंडेंट के लिए आने के लिए, सामने के लिए, वो कोई भी डिपेंडेंट अगर सामने नहीं आता है, वो पता चलता है उसका कोई डिपेंडेंट है ही नहीं, तो ऐसे मामले में वापस पूरा पूरा पैसा जो है वापस कमिश्नर के द्वारा एम्प्लॉयर को जमा करा दिया जाएगा। On request by the employer, the commissioner shall furnish the detail of the disbursement। अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि किस किस को दिया है पैसा है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा कमिश्नर को, तो वो कमिश्नर जो है इस एक्ट के तहत वो डिस्बर्समेंट का डिटेल्स भी प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयर को, सॉरी, ये मैंने हिंदी में बताया। Notice and the no claim of compensation shall be entertained by a commissioner unless notice of accident has been given in the manner hereafter provided as soon as practicable after the happening therein, and unless the claim is preferred before him within 2 years of the occurrence of the accident, and in case of death within 2 years from the date of death। इसमें कहा गया है कि मुआवजे के लिए किसी भी दावे का आयुक्त तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि दुर्घटना की सूचना उसके बाद दिए गए तरीके से यथाशीघ्र उसकी घटित होने पर नहीं दी। मतलब इसमें एक WC एक्ट के अंदर प्रोविजन है आपको कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म, इसका फॉर्म किया हुआ है, तो आपको उस जो तरीका है उस तरीके से आपको अप्लाई करना है, नोटिस देना है। और वो भी क्या लिखा हुआ है कि जब तक कि दुर्घटना घटित होने के 2 वर्ष के भीतर या मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की तारीख से 2 वर्ष, तो आपके जो भी दुर्घटना घटी है, एक्सीडेंट जो हुआ है, उस एक्सीडेंट से 2 साल या कर्मचारी की डेथ के 2 साल के अंदर प्रस्तुत करना है, नहीं तो फिर आपका कोई राइट नहीं बनेगा। इसमें प्रोविजन ये दिया हुआ है।
तो ओवरऑल मोटा मोटा ये कि कर्मचारी डेथ के 2 साल के बाद भी क्लेम नहीं किया, उसके बाद कोई 5 साल 10 साल बाद करेगा तो फिर नहीं मिलेगा आपको। Power to require from employee statement regarding fatal accident. When a commissioner receive information from any source that employee has died as a result of accident arising out of in the course of employment, he may send, register, post a notice to the employer's employer requiring him to submit within 30 days of the service of notice. यानी किसी भी कमिश्नर को अगर उसको सूचना मिलती है किसी भी उसके सोर्स से कि कर्मचारी की जो है एक्सीडेंट जो ये ड्यूरिंग ड्यूटी के दौरान काम करते हुए रोजगार के सिलसिले में काम करते हुए एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से डेथ हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय जो कर्मचारी है उसका जो नियोक्ता है एम्प्लॉयर, उसको नोटिस भेजेगा और सब कहेगा कि 30 दिन के अंदर जो है आप अपना पूरा डिटेल जमा कराओ, क्या रीजन था, क्या एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, किसकी जवाबदारी बनती है, कितना कंपनसेशन बनता है, कंपनसेशन जो भी है जमा करने का, सारी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग जो कंपनसेशन है जमा करने का, प्लस साथ में यही क्या उसकी लाइबिलिटी बनती है यानी मुआवजा इस पे बनता है कि नहीं बनता है, सारी बातें क्लियर करने के लिए वो एक नोटिस देगा एम्प्लॉयर को। इफ द एम्प्लॉयर इज ऑफ द ओपिनियन that he is liable to deposit compensation, he shall make the deposit within 30 days of the service of the notice. तो जैसे ही इसकी नोटिस मिलेगी तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि उसको एग्जामिन करेगा और उसको लगता है कि हाँ यार ये बंदा जो है ऑन ड्यूटी मरा है, तो 30 दिन के अंदर वो पैसा जमा कराएगा कमिश्नर। तीसरा पॉइंट है, इफ द एम्प्लॉयर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज नॉट लायबल टू डिपॉजिट कंपनसेशन, ही शैल इन हिज स्टेटमेंट इंडिकेट द ग्राउंड ऑन व्हिच ही डिस्क्लेम लायबिलिटी। तो इसमें अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि ऑन ड्यूटी नहीं हुआ है, मरा है, वो जो भी उसकी जवाबदारी नहीं बनती, तो वो उसके बारे में प्लस लिख के जवाब देगा, स्टेटमेंट देगा और बताएगा क्या क्या कारण है जिनकी वजह से उसकी लायबिलिटी मुआवजा बनता नहीं, कर्मचारी को उसको जवाब मुआवजा जमा करने की जवाबदारी नहीं बनती। यदि नियोक्ता की राय में मुआवजा जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह अपने बयान में उन आधारों को इंगित करना होगा जिन पर वह दायित्व से इनकार करेगा, तो उसको लिखित में बताना पड़ेगा भी क्यों जवाबदारी नहीं है उसकी। फेलियर टू रजिस्टर एग्रीमेंट, when a memorandum of any agreement is not sent to the commissioner for registration, the employer shall be liable to pay the full amount of compensation। ये इतना खास है नहीं। The act is now known as Employee Compensation Act. Earlier it was Workman Compensation। पहले जो नाम था 2023 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया, अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हुआ है, शायद 2015 से हुआ, ज़्यादा मुझे याद करिए। थ्रू आउट दैट वेयर वर्कमैन एंड वर्कमैन occur the work employee and employees may be वैसे तो मैंने सभी जगह एम्प्लॉयज कर दिया, लेकिन कहीं गलती से मैंने यहाँ का वर्कमैन या वर्कमैन रह गया है तो उसको आप एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज से उसको एडजस्ट कर लें। कंपनसेशन फॉर डेथ जो है, पहला जो कंपनसेशन था मृत्यु में 80,000 था, जिसको अभी 1,20,000 कर दिया है, और परमानेंट टोटल डिसेबल में जो था मिनिमम 90,000 था, जिसको अभी 1,40,000 कर दिया। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड किया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, वो बताया हुआ है कि न्यू सब सेक्शन इज एडेड फॉर मेडिकल रिम्बर्समेंट। The employee shall be reimbursed the actual medical expenditure incurred by him for treatment of injuries caused during the course of employment। ये जो नया अभी फीचर्स डाले हैं, बताया गया है कि कोई कर्मचारी जो होता है उसने ट्रीटमेंट कराया है उसको, तो वो ट्रीटमेंट का खर्चा भी एम्प्लॉयर को, अगर रोजगार के सिलसिले में एक्सीडेंट हुआ है, जो भी इंजरी हुई है, तो उसका मेडिकल रिम्बर्समेंट की भी जवाबदारी एम्प्लॉयर की होगी। ये नया एक ऐड किया इसमें। If the injury employee result in death, the employer shall, in addition to compensation under EC Act 1923, deposit with the commissioner a sum of not less than 5,000 rupees for payment of the same to the eldest surviving dependent of the employee towards the expenditure of the funeral of such। ये भी नया ऐड किया है कि किसी कर्मचारी की अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है तो जो मुआवजा बनता है वो तो मुआवजा देना ही देना है आपको, उसके अलावा एडिशनल 5,000 रुपये भी देना है, जो उसकी फ्यूनरल जो अंतिम संस्कार में जो खर्च होगा उसका जमा करेगा। ये इन एडिशन टू आपका मुआवजा है 5,000 रुपये की राशि। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्यूनरल एक्सपेंस के रूप में कितना देना है, तो 5,000 रुपये आपका जवाब होगा इसमें। तो ये दो तीन बातें जो नई ऐड की है, मेडिकल रिम्बर्समेंट और 5,000 रुपये फ्यूनरल दिया हुआ है। इट रिजर्व द राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनहांस द अमाउंट ऑफ कंपोजिशन। तो उसमें जो अमाउंट है 10 अभी लेटेस्ट 15,000 है 2020 की, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लिमिट को एनहांस करती रहती है। Where the monthly wages of employee exceed 15,000 rupees, his monthly wages for the purpose of class A or B। class A B मतलब क्या बताया हुआ, where death result into injury, where permanent total disablement result from injury। इन दो मामले में अगर
मामलों में अगर वेजेस जो अगर 15,000 से ज़्यादा है तो ये माना जाएगा कि कर्मचारी की जो वेतन है वो 15,000 रुपये ही है। तो ये हमारा इसी के साथ ही वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के ऊपर